नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से। और स्पीड ऑफ साउंड को स्टार्ट करने से पहले हम साउंड को डिस्कस करेंगे, उसकी कैटेगरीज को, और फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। और ये टॉपिक का हिस्सा है, ये बेस आपकी बनाएगा साउंड के हवाले से। टॉपिक में सबसे पहले माइंड्स ऑन क्वेश्चन, और माइंड्स ऑन क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोसेस। कि जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो कौन सा जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा काम हो रहा होता है। क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। कैसा होता है? नो, हम जानते हैं कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, प्रेशर आपका चेंज हो रहा होता है। क्या प्रोसेस आइसोथर्मल होता है? आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक, आपका हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। हीट का कांस्टेंट रहना, यहां इसका मतलब ये होता है कि हीट आपके पास एक्सचेंज नहीं होती, ना हीट लॉस होती है ना गेन होती है। और आइसोकोरिक का मतलब होता है कि जहां पर आपके पास जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये हमने आगे पढ़ना भी है। ये लैप्लास करेक्शन है कि जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीट कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के अंदर वो चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे उस सिस्टम के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक्सचेंज जीरो के इक्वल होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन कई तरह से आता है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बनती है। क्वेश्चन यूं भी आता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो आपको इसके लिए रेडी रहना। टॉपिक को स्टार्ट हम करते हैं साउंड से। साउंड क्या है? साउंड मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल है? तो हम जानते हैं कि साउंड इज अ एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव की एग्जांपल में आता है, और मैकेनिकल वेव की एग्जांपल में इसलिए आता है क्योंकि इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो दैट मीन्स ये मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आपके पास मीडियम होगा साउंड प्रोपगेट करेगा, अगर मीडियम नहीं होगा साउंड प्रोपगेट नहीं करता। फिर फर्दर अगर हम बात करें कि ठीक है ये मैकेनिकल वेव है, लेकिन मैकेनिकल वेव की कौन सी टाइप, क्या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? तो हमें पता है कि साउंड के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होती है, पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करते हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास होगी तो क्या होगा कि जब प्रोपगेट करेगा साउंड किसी मीडियम में तो ये हमारे पास चेंज करेगा प्रेशर और डेंसिटी दोनों को। तो क्या होगा इसके अंदर? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर मीडियम के अंदर प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, तभी हम कहते हैं कि आइसोबैरिक नहीं है। और प्रेशर के अलावा डेंसिटी भी चेंज होगी, और प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। जहां प्रेशर बढ़ रहा होगा डेंसिटी बढ़ रही होगी, कंप्रेशन। और जहां प्रेशर कम हो रहा होगा डेंसिटी भी कम हो रही होगी, दैट इज रेयरफैक्शन। दूसरा पॉइंट साउंड की प्रॉपर्टीज के हवाले से कि हमारे पास जो साउंड है क्या ये वैक्यूम में ट्रांसफर करता है? तो याद रखिएगा कि साउंड वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं होता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और ये जो पॉइंट है कि साउंड हमारे पास वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं होता, ये बेसिकली आपके पास लेफ्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये क्या है? मीडियम डिपेंडेंट। और वैक्यूम की जगह जो दूसरा वर्ड यूज हो सकता है दैट इज फ्री स्पेस। दैट इज फ्री स्पेस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी होती है, तो सिंपली आपका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। थर्ड चीज, एक और पॉइंट जो साउंड के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है, क्या हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर साउंड ट्रांसफर होगा? एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? जीरो केल्विन। क्या साउंड ट्रांसफर होगा? तो इसका आंसर होगा नो। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर हम जानते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो सीज हो जाती है। जब पार्टिकल्स की मोशन सीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने साउंड के हवाले से याद रखना है कि साउंड जीरो केल्विन के ऊपर
ट्रांसफर नहीं होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली तो कैलकुलेट करने से आंसर आता है, लेकिन हमें पता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर किसी भी तरह की मोशन नहीं होती। जब पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली साउंड की स्पीड भी जीरो आएगी। साउंड की कैटेगरीज क्या है, और ये साउंड की जो कैटेगरीज हैं ये हम किसकी बेस पे ले रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर साउंड को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सा है हमारे पास? वन इज इंफ्रासोनिक, जैसे इंफ्रा नाम से पता चलता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। नंबर 2 ऑडिबल, ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं। हर एक जानवर की ऑडिबल रेंज डिफरेंट होती है, और हम जब ऑडिबल की बात करते हैं तो हम अपने मुताबिक देख रहे होते हैं। हम नेक्स्ट अगर आते हैं तो हमारे पास ऑडिबल से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक की होती है, और अल्ट्रासोनिक से ऊपर भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ऐसे साउंड को बोला जाता है हाइपरसोनिक। ये हर बुक में डिस्कस नहीं होता, इसलिए अमूमन आपको इस लेवल के ऊपर इससे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं मिलता। हाइपरसोनिक। अब चारों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? इंफ्रासोनिक वो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये जो पेंडुलम की वाइब्रेशन है ये इंफ्रासोनिक कैटेगरी में आती है। जो जजले हैं, अर्थक्वेक, ये इंफ्रासोनिक कैटेगरी में आते हैं। ऑडिबल, ऑडिबल जो है ये कहां से लेकर कहां तक होता है? ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से कम हो, तो ये एक रेंज मिल गई। ये आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। और उम्र के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है, हमारा ईयर ड्रम वीक हो जाता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड एक ही नाम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको अल्ट्रासोनिक का नाम दिया जाता है। और हाइपरसोनिक क्या है? जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 500 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा हो, इसके लिए हाइपरसोनिक का वर्ड यूज होता है। सुपरसोनिक क्या है? क्या सुपरसोनिक साउंड की टाइप नहीं है? आंसर है नो। सुपरसोनिक उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो सुपरसोनिक साउंड की कैटेगरी में नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। इनकी एग्जांपल्स भी याद रखिएगा, और पर्टिकुलरली मैं पहले 3 की बात करूंगा क्योंकि ये 3 ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जो इंफ्रासोनिक है इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल आती है, या कोई भी बॉडी जिसकी लार्ज वाइब्रेशन हो। कोई भी बॉडी जिसकी लार्ज वाइब्रेशन हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसको टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो लार्ज वाइब्रेशन इंफ्रासोनिक की एग्जांपल में आते हैं, और इसके अलावा अर्थक्वेक भी इंफ्रासोनिक की एग्जांपल में आता है। अब आ जाते हैं ऑडिबल की। अब ऑडिबल की एग्जांपल हमारे पास एक तो हमारे अपने वोकल कॉर्ड्स हैं, मतलब हम जो बोलते हैं, वोकल कॉर्ड से मुराद हमारी अपनी आवाज है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल के अंदर स्ट्रेच स्ट्रिंग भी आता है, कि जब स्ट्रिंग हमारे पास वाइब्रेट करेगी तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो भी ऑडिबल रेंज के अंदर आती है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक में हमारे पास एग्जांपल आती है कि बैट जो आवाज निकालता है अपने रास्ते के लिए, अपने किसी शिकार के लिए, वो अल्ट्रासोनिक की रेंज में आता है। तो बैट की हम यहां पर एग्जांपल लिखेंगे कि बैट्स वो प्रोड्यूस भी करता है, और नेचुरली उसके अंदर उसको डिटेक्ट करने की प्रॉपर्टी भी होती है। तो बैट की आवाज अल्ट्रासोनिक रीजन में आती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, और इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है उसको याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी की बेस पे। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हम इस तरह से इनको कंपेयर कर रहे होते हैं। अब यहां पर जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया था उसको हम सेपरेटली यहां पर डिस्कस करेंगे, और वो है सुपरसोनिक से रिलेटेड। सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक क्या मैंने कहा था कि सुपरसोनिक हमारे पास साउंड की टाइप नहीं है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। तो व्हाट इज सुपरसोनिक? सुपरसोनिक इज द ऑब्जेक्ट। जैसे सुपरसोनिक जेट होते हैं,
which move with speed greater than speed of sound। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, और ऑब्वियसली जिस मीडियम में बात कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर कंपेयर करेंगे। एयर में तो एयर में कंपेयर करेंगे कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक जेट आप एक नॉर्मल टर्म यूज करते हो। और जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनकी स्पीड को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज होती है, इसको बोलते हैं मैक नंबर। ये मैक नंबर 1, मैक नंबर 2, मैक नंबर 3, ये क्या चीज होती है? मैक नंबर बेसिकली आपके पास एक रेशो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एग्जैक्टली साउंड की वेलोसिटी के इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका मैक नंबर 1 है। तो बेसिकली मैक नंबर क्या है? ये कंपैरिजन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ साउंड से। अब मुझे बताएं मैक नंबर 2 कब होगा? मैक नंबर 2 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड से डबल है। तो ये मैक नंबर है, और मैक नंबर को यूज किया जाता है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि एक सुपरसोनिक जेट है, उसका मैक नंबर 5 है, इसका मतलब उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। सुपरसोनिक कोई भी बच्चे जेट, जैसे हम F-16 की बात करते हैं, अगर F-16 स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा ट्रेवल करता है, वो आपके साउंड बैरियर को क्रॉस करता है, तो उसको सुपरसोनिक का नाम देंगे। अब सुपरसोनिक के अंदर एक और चीज जो हमारी बुक में मेंशन होती है, शॉक वेव्स। आप सब लोगों ने अगर इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हो कि जब सुपरसोनिक जेट आपके पास करते हैं तो आपको उनके गुजर जाने के बाद उनकी आवाज सुनाई देती है। अगर सुपरसोनिक जेट आपके पास कहीं पर पास कर रहा है तो वो उस जगह से गुजर जाते हैं और फिर हमें उनकी आवाज सुनाई देती है। इसकी जो रीजन है वो ये कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा से ट्रेवल करता है, वो साउंड बैरियर को जब क्रॉस करेगा तो वो एयर के अंदर एक वेव डेवलप करता है, और वो जो वेव एयर में डेवलप करेगा उस वेव का नाम क्या होता है? दैट इज बेसिकली शॉक वेव्स। और वो शॉक वेव्स कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं, जैसे मैंने ड्रॉ की, और ऑब्जेक्ट गुजर जाती हैं और वो शॉक वेव फिर ट्रांसफर होती हैं एयर में बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से जो ऑब्जर्वर है अगर वो यहां पर खड़ा है तो जेट के पास होने के बाद उसको वो आवाज सुनाई दे रही होती है। तो कंडीशन पता होनी चाहिए कि ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, तब ये शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। शॉक वेव के अलावा इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? इनको सोनिक बूम का नाम भी दिया जाता है। और ये किस फॉर्म में होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं, और ये ऑब्जेक्ट के पास होने के बाद हम तक पहुंचती हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी फाइटर जेट आमतौर पर डिफेंस डे के ऊपर हम देखते हैं कि वो गुजर जाते हैं और फिर आवाज हम तक पहुंचती है, एंड द रीजन इज शॉक वेव्स। ये तो हो गया साउंड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कि साउंड क्या है, साउंड को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। ये जनरल चीजें हैं जो हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड। और पर्टिकुलरली हम इस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो एयर में डिस्कस करेंगे कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए लेते हैं? तो नो। हम जब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है स्पीड को मेजर करने का वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। ई जो है ये उस मीडियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होती है। जो मटेरियल जितना ज्यादा रिजिड होगा, जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, उतना हमारे पास उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो इलास्टिक है वो सॉलिड है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम गैसेस। और जो दूसरा फैक्टर यहां पर है वो मीडियम की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और जब भी हम डिफरेंट मीडियम्स को कंपेयर कर रहे होते हैं कि किस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है और किस में स्पीड ऑफ साउंड कम, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेस पे उनको कंपेयर करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड
किसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? ये बात हमने पहले भी की कि जो स्पीड होती है ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट टॉपिक में भी कि जो वेव की स्पीड होती है दैट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड भी हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, कि मीडियम पे डिपेंड करेगी कि क्या मीडियम में स्पीड ज्यादा है या मीडियम में स्पीड वो कम है। अब इन दोनों फैक्ट पॉइंट्स को याद रखिएगा कि हमने जब बात की थी कि मीडियम के अंदर साउंड ने प्रोपगेट करना है तो उस मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो जो सबसे ज्यादा मेन दो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? एक, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए और दूसरा उस मीडियम के अंदर इनर्शिया होना चाहिए। इलास्टिक होना चाहिए और इनर्शिया होना चाहिए। अब ये जो इलास्टिसिटी है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिप्रेजेंट होती है और इनर्शिया मैस को रिप्रेजेंट करता है। इनर्शिया इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, मैस इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो डेंसिटी इनर्शिया के लिए अब दोनों का रोल क्या है? क्या बताया था इलास्टिसिटी के बारे में? इलास्टिसिटी का काम ये होता है कि बॉडी अपनी स्टेट पे वापस आ सके। तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी की वजह से उस मीडियम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कि जब मीडियम अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होगा तो पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी। और जो इनर्शिया का रोल होता है वो क्या था? मीन पोजीशन को क्रॉस करना। इसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से क्या होगी? वो स्टोर होगी। तो जब भी साउंड किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो बेसिकली उस मीडियम के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के अंदर वेरिएशन आती है। इलास्टिसिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और इनर्शिया की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। और कल ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इलास्टिसिटी की वजह से बॉडी अपने मीन पोजीशन पे वापस आती है, इनर्शिया की वजह से वो मीन को क्रॉस करती है, मतलब अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है। और जिन मीडियम्स के अंदर ऑटोमेटिकली इनर्शिया ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है? उसमें ज़्यादा देर तक डिस्टर्बेंस भी ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए क्या सेम फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए? तो आंसर है नो। सॉलिड्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस ओवर डेंसिटी। अब सब लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है दैट इज यंग्स मॉडुलस, जो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो होती है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम सॉलिड्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो एयर से रिलेटेड है, मतलब फ्लूइड से रिलेटेड है। और फ्लूइड्स के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है, इसकी बात मैंने कल भी की थी, वो क्या था? वो था बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? दैट इज के। तो हमने जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिस्कस करना है तो याद रखिएगा हम जिस मॉडुलस की बात कर रहे होंगे वो कौन सा मॉडुलस होगा? वो बल्क मॉडुलस होगा। और बल्क मॉडुलस किसकी रेशियो होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इन दोनों की रेशियो है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू किस मीडियम में ज्यादा होती है? क्या सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है या गैसेस में ज्यादा होती है? स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू किस मीडियम में ज्यादा होती है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में? तो हमारा आंसर क्या होता है? सॉलिड्स में। रीजन क्या है? क्या सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होती है या सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होती है? तो अगर तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा होने से होती है तो डेंसिटी के साथ तो इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी ज्यादा होने से तो स्पीड कम हो जाएगी। तो मेनली हम किस चीज को देख रहे होते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ है कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो जो वाइब्रेट करता है। तो जितना ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा वो डिस्टर्बेंस को नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर करेगा। तो याद रखिएगा जब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर किया जाता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस के, तो स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेस पे किया जाता है कि जो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा उसमें उतनी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इलास्टिसिटी के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कौन ज्यादा इलास्टिक होता है। एक बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट आप लोग सुनते हो कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर।
वाई? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को। जो मटेरियल कम डिफॉर्म करेगा, कम चेंज होगा, वो ज्यादा इलास्टिक है, और जो मटेरियल ज्यादा डिफॉर्म होगा, ज्यादा चेंज हो जाएगा, वो कम इलास्टिक होता है। तभी तो हम कहते हैं कि सॉलिड रिजिड है, उसके अंदर चेंज आसानी से नहीं आ सकता। लिक्विड्स में और गैसेस में आराम से आ जाएगा। तो फिर ज्यादा इलास्टिक कौन है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। तो सॉलिड्स के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा, तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी सॉलिड में ज्यादा। तो कंपैरिजन यूं हम करेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is greater in solids than in liquids and then in gases। ये कंपैरिजन। तो इसी कंपैरिजन की बेस पे तो स्पीड ऑफ साउंड भी किस में ज्यादा होगा? सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्लोज होंगे, पार्टिकल क्लोज होंगे, डिस्टर्बेंस जल्दी ट्रांसफर होगी, तो स्पीड भी सॉलिड्स में ज्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड्स में ज्यादा होगी गैसेस से। जहां तक डेंसिटी का सवाल है कि हम डेंसिटी क्यों नहीं देख रहे होते, तो याद रखिएगा ये जो फैक्टर है ना, ई ओवर रो, इसमें डोमिनेट कौन करता है? ई डोमिनेट करता है। ई की वैल्यू 10 की पावर 10, 10 की पावर 11 में होती है, और डेंसिटी 1000 में होती है। तो ओवरऑल इस फैक्टर में डोमिनेट ई करता है, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर। इसलिए डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम डेंसिटी को कंपेयर नहीं करते, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंपेयर करते हैं। अब आ जाएं सेम स्टेट के ऊपर। सेम स्टेट का मतलब क्या है? दो सॉलिड्स को, दो लिक्विड्स को, दो गैसेस को कंपेयर करना। अब किसको रेफरेंस लेंगे? तो यहां पर याद रखिएगा कि जब सेम स्टेट की बात हो रही होगी, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल दी जाती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में से किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है? तो आंसर होता है हाइड्रोजन गैस में ज्यादा होती है। वो रीजन क्या है? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम होती है। तो सेम स्टेट को जब कंपेयर करेंगे, दो लिक्विड्स को, दो गैसेस को, तो फिर हम डेंसिटी की बेस पे कंपेयर करते हैं। क्यों? फिर ई इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, डेंसिटी में चेंज ज्यादा होता है। और आप इसको यूं भी कह सकते हो कि आप मोलर मैस की बेस पे कंपेयर करते हो, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मोलर मैस ज्यादा होगा। तो इसमें जो कॉमन एग्जांपल वो मैं आपको देता हूं कि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ज्यादा होती है, तो 16 का अंडर रूट 4। इसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस से कितनी ज्यादा होती है? 4 टाइम्स। तो क्या चीज हमने यहां से डिड्यूस की, क्या सीखी? कि जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उस गैस में स्पीड ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना। डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन ले रहे हैं? इनवर्स। और इसको कहां पर यूज करेंगे? जब सेम स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, मतलब दो लिक्विड्स को, दो गैसेस को, तब हम इसको यूज करते हैं। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी आएंगे जब हम बात करेंगे कि अगर आपको दो गैसेस को कंपेयर करना हो तो आप मोलर मैस के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो फार्मूला कुछ इस किस्म का बनेगा, V1 ओवर V2 अगर दो गैसेस हैं, अंडर रूट ऑफ M2 ओवर M1। और आपको गैसेस का मोलर मैस पता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि किस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है और किस में स्पीड ऑफ साउंड कम है। तो कह सकते हैं आप कि सेम स्टेट के अंदर आप मॉडुलस को कांस्टेंट ले रहे हैं और डिफरेंट स्टेट के अंदर आप डेंसिटी को कांस्टेंट ले रहे हैं। अब पर्टिकुलरली हम जिस टॉपिक को डिस्कस यहां पर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा में स्पीड ऑफ साउंड क्या है? और इसमें भी फिर एक कंडीशन और लगा दी जाती है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हम कहते हैं कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड एयर में वो कांस्टेंट है, और वो कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 332। 333 भी लिखा जाता है, 332 भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ साउंड की एयर के अंदर है, और किस टेम्परेचर पे? 0 पे। तो हम ये नहीं कह सकते जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, हम कहें 332। नो, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर एयर, एंड एट विच टेम्परेचर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला कौन सा यूज होता है स्पीड ऑफ साउंड का एयर में? तो अब आपने जो पीछे चीजें पढ़ी उनको माइंड में रखते हुए कि एयर फ्लूइड है
और फ्लूइड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हम यूज करते हैं √E/ρ, और इस जगह जो E है वो कौन सा मॉडुलस है, वो बल्क मॉडुलस है। E क्या है, बल्क मॉडुलस। इसका सिंबल कई बुक्स में K यूज होता है और कई बुक्स में इसका सिंबल इवन B भी यूज हो रहा होता है। और ये किसकी रेशियो है, ये मीडियम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशियो होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, उस मीडियम के अंदर जो प्रेशर का चेंज है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूम का चेंज ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है आपका बल्क मॉडुलस। तो जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो हम जानते हैं कि प्रेशर में चेंज आ रहा होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। तो वो जो प्रेशर का चेंज ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसको उस मीडियम का बल्क मॉडुलस कहा जाता है। अब स्पीड ऑफ साउंड एयर में कैलकुलेट किसने किया, सबसे पहले इसकी जो कैलकुलेशन की वो न्यूटन ने की, और फिर उसकी जो करेक्शन थी वो लैप्लास ने की। आप बेसिकली बताएगा कि न्यूटन्स और लैप्लास के आइडिया में क्या डिफरेंस है, कि न्यूटन ने क्या कहा था कि जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है। जब साउंड प्रोपगेट करता है एयर में तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर। तो जो आइडिया था न्यूटन का वो ये था कि जब साउंड प्रोपगेट करेगा एयर में तो ओवरऑल एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और कौन सा प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी ऑप्शन हो सकती है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। और ये कौन सा लॉ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बॉयज लॉ होता है। अब इसकी बेस पे न्यूटन ने कैलकुलेशन की। मैथमेटिकल जो रिलेशन यूज होता है बॉयज लॉ के अंदर या आइसोथर्मल में, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। पूरी कैलकुलेशन हम लोग एफएससी में करते हैं, जो हम यहां पर ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ आएंगे। तो जब इस कंडीशन को यूज किया गया तो इस कंडीशन की बेस पे रिजल्ट क्या आया, वो रिजल्ट ये आया अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल होगा। जो बल्क मॉडुलस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर है उसके इक्वल होगा। और ये जो बल्क मॉडुलस है इसके साथ मैं सिंबल लगाऊंगा आई। क्यों, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करेगा कि ये आइसोथर्मल है, और इसके लिए जो नाम यूज होता है वो ये होता है, इट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो अगर कभी क्वेश्चन आए स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो आपका आंसर होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर, वो प्रेशर की इक्वल होती है। अब आपने क्या करना है, इस कंडीशन को इस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आएगा √ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी। तो कहीं पर भी ये जब फार्मूला लिखा हो ना स्पीड ऑफ साउंड का √ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी, तो ये न्यूटन के अकॉर्डिंग है, और ये अप्लाई होगा जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हो। अब यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू किसकी, प्रेशर की और डेंसिटी की, और वो कांस्टेंट है। तो हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक 1.01325 इंटू 10⁵5 पास्कल, ये प्रेशर की वैल्यू है जिसको हम 1 बार भी बोलते हैं। और डेंसिटी हम किसकी ले रहे हैं, एयर की, 1.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का रिजल्ट क्या आता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग 280 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताएं क्या ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू करेक्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आंसर है नो, इट इज इनकरेक्ट, ये वैल्यू गलत है। तो हमसे फिर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी वैल्यू में एरर कितना, एरर, और एक क्वेश्चन होता है कि हमारी वैल्यू में परसेंटेज एरर कितना है। अब दोनों का डिफरेंस है, एरर है डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो एरर हमारी वैल्यू के अंदर है 53 मीटर पर सेकेंड का,
और जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, वो आपके पास है 16%। और ये 16% कैसे आता है, 53 को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 16%। तो हमें इस पूरी की पूरी चीज से क्या पता चला कि क्या न्यूटन का आइडिया करेक्ट है, आंसर है नो। तो जब भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, तो क्या हम कहेंगे आइसोथर्मल, नो, अनलेस क्वेश्चन ये ना हो कि न्यूटन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेस है। अब इस कैलकुलेशन के बाद हमें मिलती है करेक्शन जो लेप्लास ने की, और लेप्लास के अकॉर्डिंग जब साउंड एयर में प्रोपगेट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि कांस्टेंट क्या रहता है, हीट कांस्टेंट रहती है। कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं होती। आप यूं कह सकते हो कि जितनी हीट लॉस होती है उतनी हीट गेन हो जाती है, ओवरऑल हीट कांस्टेंट है। और ओवरऑल अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इन बिटवीन ही कांस्टेंट रह रही है, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज टू पावर गैमा रिमेन्स कांस्टेंट। अब गैमा के हवाले से याद रखिएगा कि गैमा क्या होता है। गैमा हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशियो है, सीपी और सीवी की, सीपी और सीवी। और इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। जैसे अगर आपके पास मोनोटॉमिक गैस हो तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 1.67। एयर डायटॉमिक है, इसकी वैल्यू होती है 1.4। और अगर पॉलीएटॉमिक गैस हो, जैसे हम हीलियम गैस, हम बात करते हैं N3O3 ओजोन की बात करते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक गैस है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.29। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गैमा की वैल्यू, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब इसकी बेस पे जब कैलकुलेशन हुई तो लेप्लास का क्या रिजल्ट आया, इसकी बेस पे जब कैलकुलेशन हुई तो लेप्लास का रिजल्ट ये आया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल नहीं है, बल्कि गैमा टाइम प्रेशर के इक्वल है। और इस मॉडुलस को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस का, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। और एक चीज याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर का यूनिट सेम होता है। जब हम इक्वल लिख रहे हैं तो इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इनका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, इसका सिंबल ई ए, और ये किसके इक्वल है, गैमा टाइम्स पी के इक्वल है। अब दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करें फार्मूला में, तो फार्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेप्लास के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आएगा वो अंडर रूट गैमा पी ओवर रो आएगा। और ये है स्पीड ऑफ साउंड का एक्चुअल फार्मूला, कि जब भी आपने स्पीड ऑफ साउंड की बात करनी है तो आपने इस फार्मूला को यूज करना है, गैमा पी बाय रो। अब यहां पर वैल्यू पुट करें तो एयर डायटॉमिक है, गैमा की वैल्यू कितनी होगी 1.4। तो जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी 332 मीटर पर सेकेंड। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं दोनों को कंपेयर करके कि किसका आइडिया करेक्ट है और किसका आइडिया इनकरेक्ट। तो आंसर होगा लेप्लास का आइडिया करेक्ट है और न्यूटन का आइडिया इनकरेक्ट है। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे आपने आंसर देना है कि स्पीड ऑफ साउंड कहां पर ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस आपको मैं कहूं कि मोनोटॉमिक गैस में ज्यादा होगी, बाकी तमाम कंडीशंस कांस्टेंट है, डायटॉमिक गैस में, पॉलीएटॉमिक गैस में ज्यादा होगी, या डेल्टा, सेम इन ऑल गैसेस, कि हर गैस के अंदर इसकी वैल्यू सेम होगी। क्या आंसर दोगे, मोनो में, डाया में, पोली में, या हर में सेम? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा मोनोटॉमिक गैस। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक गैमा के साथ डायरेक्ट है।
जिस मीडियम के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो मोनो, फिर डाया, और सबसे कम किसमें होगी? पॉली। ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि आपको गैसेस डिफरेंट दी हो, जैसे जो हीलियम गैस है या नोबल गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 ये डाया है, और पॉली के अंदर आपके पास ओजोन O3 N3 ये गैसेस आएंगी। तो आपसे गैसेस मेंशन कर दी जाए और तब पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम है या किस में मिनिमम है, आप आंसर दे सकते हो अगर बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट लिया जाए। न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड नहीं आता, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कंपैरिजन के कंडीशंस के पूछे जाते हैं। टॉपिक एंड में एक आसान सा क्वेश्चन कंसोलिडेशन से रिलेटेड, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा उसको आपने अप्लाई करना है। What is the ratio between adiabatic bulk modulus and isothermal bulk modulus? Adiabatic bulk modulus और isothermal bulk modulus इसकी रेशो किसके इक्वल है? और इवन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या इसकी रेशो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेसर है? क्या इसकी रेशो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेसर है? क्या आंसर होगा? क्या इसकी वैल्यू गैमा के इक्वल है या अंडर रूट गैमा के इक्वल है, या 1 ओवर गैमा के इक्वल है या 1 ओवर अंडर रूट गैमा के इक्वल है? तो आसान सा बच्चे आंसर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, इसको अप्लाई हम कर सकते हैं कि जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू होती है गैमा टाइम प्रेशर। जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है EA, इसकी वैल्यू क्या है? गैमा टाइम प्रेशर। और जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू प्रेशर। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? प्रेशर होती है। तो हमने क्या करना है? हमने इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें। जब दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके पास P से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई अंडर रूट नहीं आएगा, कोई अंडर रूट नहीं आएगा। सिंपली आपके पास P के साथ कैंसिल होगा और आपका आंसर होगा गैमा। और गैमा की वैल्यू के बारे में याद रखें कि ये हमेशा आपके पास 1 से ग्रेटर होती है। तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की रेशियो दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर उल्टा पूछा जाए तो फिर लेस देन 1। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपसे स्पीड के हवाले से भी पूछा जाता है। वो कैसा होता है कि अगर आपके पास प्रोसेस आइसोथर्मल है तो तब स्पीड का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी। और अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है तो तब आपके पास स्पीड का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ गैमा प्रेशर ओवर डेंसिटी। अब क्या इनको डिवाइड करने से भी आंसर गैमा आएगा? क्या इनको डिवाइड करने से भी आंसर गैमा आएगा या अंडर रूट गैमा आएगा? अब इनको अगर आप डिवाइड करोगे ना कि एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में स्पीड, तो फिर आपके पास ये प्रेशर और डेंसिटी ये फैक्टर कैंसिल होगा। तो अब आपका आंसर अकेला गैमा नहीं आएगा बल्कि अंडर रूट ऑफ गैमा आएगा। तो इसकी बेस पे कंपैरिजन ये बनेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो अंडर रूट ऑफ गैमा टाइम ज्यादा होती है किससे? आइसोथर्मल से। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने कंक्लूड किया कि स्पीड कहां ज्यादा है? एडियाबैटिक में। कितनी ज्यादा है? अंडर रूट गैमा टाइम ज्यादा। जैसे ऊपर आप अगर कंपेयर करना चाहो तो यूं लिखोगे कि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस गैमा टाइम्स होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो ये बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों ने याद रखने हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई MCQ आए तो आप उसको कर सकते हो, फिर आप इनको जितना मर्जी चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं लिखना चाहूँ कि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस हमारे पास जो है इसमें ये किससे चेंज हो जाएगा? आइसोथर्मल से। तो वो भी आप लिख सकते हो। कैलकुलेशन के क्वेश्चन इसमें नहीं होते, मोस्टली फार्मूला और कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं।